गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे आपकी आरोह की पुस्तक का जो पद्य भाग है। पद्य भाग में चैप्टर वे आंखें, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा को उजागर किया गया है। इस कविता के जो 10 पद हैं, उनके प्रथम 5 पदों में हमने जाना कि किस प्रकार किसान की आंखों का दर्द दिखाई दे रहा है। उसकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं कि वो कितनी पीड़ा में है। वह भी स्वतंत्र भारत का किसान, जो कि देश का आधार है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। उस देश में किसानों की ऐसी दुर्दशा। हमने जाना कि किस प्रकार ऋण के बोझ तले दबे हुए किसान को अपने खेतों से बेदखल होना पड़ा। उसके बाद अपने अधिकारों की रक्षा और अपने परिवार की रक्षा के लिए आगे आए आंखों के तारे प्रिय पुत्र को खो देना पड़ा। अर्थात जमींदार के भेजे हुए आदमी जब किसान के घर आए तो अपने अधिकार की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए जब वह किसान का पुत्र आगे आया तो वह लाठी के प्रहार में मारा गया। उसके बाद ऋण के और ब्याज के बोझ तले दबे उस किसान को अपना घर द्वार बेचना पड़ा। अपने बैलों की जोड़ी को नीलाम करना पड़ा, क्योंकि घर के आवश्यक खर्च, आवश्यकताओं की पूर्ति आदि के लिए वह निरंतर उस बोझ तले दबा ही रहा। इसके बाद की पंक्तियां हम पढ़ते हैं। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। इन पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि उजरी, किसान के पास जो गाय थी, उजरी और किसान का बहुत अधिक प्रेम था, आपस में लगाव था। किसान के अतिरिक्त वह गाय किसी को भी अपने पास दूध दोहने के लिए नहीं आने देती थी। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। वह जो सुख की खेती थी, अर्थात किसान के जीवन में सभी प्रकार के सुख थे, वह सुख की खेती अब उजड़ गई है। इंसान को जीवन यापन करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वह सब कुछ इस किसान के पास था, लेकिन धीरे धीरे वह सब खोता चला गया। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे जैसे स्थिति की विडंबना बढ़ती चली गई, नियति धोखा देती चली गई। किसान के साथ क्या हुआ? ऋण के बोझ तले इसने अपना सब कुछ बेच दिया था, तो बिना दवा दर्पण के, यानी बिना दवा और देखभाल के, घरनी यानी घर वाली, बिना दवा और देखभाल के घर वाली अर्थात पत्नी की मृत्यु हो गई, वह स्वर्ग सिधार गई। यह सोचकर किसान की आंखें भर आती है। देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। किसान की जो छोटी सी बेटी थी, नवजात पुत्री थी, जो माँ के दूध पर ही निर्भर थी, वह भी 2 दिन बाद स्वर्ग सिधार गई। वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घाते। अब कवि किसान की पीड़ा को उजागर करते हुए कह रहे हैं कि उसकी कठिनाइयों ने उसकी परीक्षा लेना यही नहीं छोड़ा। अब क्या हुआ? पुत्र का देहांत पहले हो चुका था, अब घर में किसान और पुत्र वधू शेष थे। घर में विधवा रही पतोहू यानी पुत्र वधू, अर्थात घर में पुत्र वधू जो थी, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घाते।
घर में लाया गया था। लेकिन पति के देहांत हो जाने के बाद सभी लोगों का उसके प्रति नजरिया बदल गया। जबकि इसमें पत्नी की गलती नहीं है, पुत्रवधू की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया क्या कहती है उसे कि यह पति की हत्यारिन है। अर्थात तत्कालीन समाज में विधवा को उचित रूप से जीवन यापन नहीं करने दिया जाता। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। उसके बाद भी क्या हुआ कि पुत्रवधू जब घर में उस पर कोतवाल की यानी गांव का जो दारोगा था, जो इंस्पेक्टर था, उसकी बुरी नजर थी। उसने पुत्रवधू के साथ जबरदस्ती की और इस कारण उसको वह कुएं में डूबकर मर गई। उसे लगा कि अब वह जीवन जीने लायक नहीं रही। अपनी गलती नहीं होते हुए भी उसने आत्महत्या कर ली, अर्थात वह कुएं में डूबकर मर गई। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। इस पद में जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उस पर कुठाराघात किया गया है, उस पर प्रहार किया गया है। इसमें कवि कह रहे हैं कि किसान सोच रहा है कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया, खेतों से बेदखल हो गया, बैल नीलाम हो गए, घर द्वार बेचना पड़ा, पत्नी की मृत्यु हो गई, छोटी पुत्री का देहांत हो गया, पुत्रवधू ने आत्महत्या कर ली। तो वो कह रहे हैं खैर पैर की जूती जोरू, खैर अर्थात कोई बात नहीं, यदि पत्नी की डेथ हो भी गई, पुत्रवधू की डेथ हो भी गई तो कोई बात नहीं, न सही एक दूसरी आती। पुत्रवधू यदि मर भी जाती तो एक नहीं तो दूसरी आ जाती। यानी हमारे समाज में नारियों की जो दुर्दशा है उस पर व्यंग्य किया गया है कि किस प्रकार स्त्रियों को देखा जाता है। कहाँ तो उसे गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है, और दूसरी ओर उसकी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि पुत्र बच जाना चाहिए था। पुत्र, किसान का जो पुत्र था वह निश्चित रूप से जीवित रहना चाहिए था, चाहे पुत्रवधू को कुछ भी हो जाता। इसीलिए उन्होंने इस पंक्ति में कहा है खैर पैर की जूती जोरू, कि स्त्रियां तो पैर की जूती होती है, एक नहीं तो दूसरी आ जाती। पर जवान लड़के की सुध कर, सुध यानी याद, पर जवान लड़के को याद कर करके सांप लौटते फटती छाती। किसान का हृदय फटने लगता है, उसे अत्यधिक पीड़ा होने लगती है, उससे वह पुत्र वियोग बर्दाश्त नहीं होता। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक यह लाती। इन पंक्तियों को ध्यान से देखिएगा बेटा कि इन पंक्तियों में एक ही पद में दो स्थितियां आ रही है। कैसे? पिछले सुख की स्मृति आंखों में, पिछले सुख की याद। इस कविता का शीर्षक ही वे आंखें हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही पिछली स्मृतियां आंखों के सामने दिखाई देती है तो क्षण भर के लिए एक चमक आ जाती है। जब किसान अपने अतीत में खो जाता है कि मेरे पास खेत थे, पत्नी थी, बेटी थी, पुत्रवधू थी, बैल थे, गाय था, घर द्वार आंगन, सब कुछ समृद्धि थी, तो यह सब याद करके क्षण भर में उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही वो वर्तमान में लौटता है फिर क्या होता है? देखिए, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। वो जो पिछली यादें थी तुरंत ही वर्तमान में लौटते ही वो जो यादें थी अतीत की, ऐसा लगता है वो हृदय में चुभ रही हो और तीखी नोक के सदृश, सदृश यानी समान, तीखी नोक के समान बन गई हो। तो बेटा इस कविता के माध्यम से हमने किसान की पीड़ा को, उसके दर्द को जाना। आपको चैप्टर का ट्रांसलेशन करना है, अपना वर्क कंप्लीट करना है। जो चीज़ समझ में नहीं आए
आप उसे पूछिएगा। अगले चैप्टर के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए